नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में और उसके निर्णयों के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ बेसिक बातें भी हम समझेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं और मौद्रिक नीति से संबंधित हैं, क्योंकि बिना उसको समझे इस टॉपिक में जो भी बातें बताई गई हैं संभवतः समझ में आ भी जाए, समझ में ना भी आए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने दिसंबर में जो मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई है उसके फैसलों की घोषणा किया है। और घोषणा में ये कहा गया है कि पिछले 11 बार से जो रेपो रेट है उसको स्थिर बनाए रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट की दर में कोई भी वृद्धि नहीं की है। साथ ही फरवरी 2023 से रेपो रेट जो है वो 6.5% पर ही स्थिर है। 2023 से ये स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि स्टैंडिंग डिपॉजिट जो फैसिलिटी रेट है ये 6.25% पर ही स्थिर है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है यह 6.75% पर स्थित है। सीआरआर में कमी की गई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये कहा गया है कि जो सीआरआर है 4.5% पहले था, अब इसको कम करके कितना कर दिया गया है, तो 4% कर दिया गया है। इस क्लास में हमें समझना ये है कि इन सभी बातों को समझने के लिए मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या है, उसे कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। इसके अलावा रेपो रेट क्या है, रेपो रेट के साथ साथ हम एसडीएफ भी समझेंगे यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, आप इसको समझेंगे। इसके अलावा जो एमएसएफ है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसको भी आप समझेंगे। इसको समझने के साथ साथ सीआरआर को हम विस्तार से समझेंगे कि सीआरआर भी क्या है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मौद्रिक नीति की शुरुआत कर लेते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी आप कहेंगे, संक्षेप में मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपका समय बचे। तो मौद्रिक नीति क्या है, यह केंद्रीय बैंक की नीति है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है केंद्रीय बैंक, इसका मतलब है आरबीआई। भारत का जो बैंक है आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। सवाल ये भी उठेगा कि जो मौद्रिक नीति कहा जा रहा है ये क्यों जारी किया जाता है, या मौद्रिक नीति क्या करती है। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो आप ये कहेंगे कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना। अब ये भी समझने की बात है, जब ये कहा जा रहा है कि नियंत्रित किया जा रहा है तो नियंत्रित करने का मतलब है कि इसमें प्लस में भी हो सकता है और इसमें माइनस में भी हो सकता है। जहां पर जैसी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता हो उसके अनुसार ये कार्य करेगा। तो जो तरलता की बात की जा रही है, मौद्रिक नीति क्या करती है, तो मौद्रिक नीति यह तरलता समायोजन में सहायक है। अब आपके जहन में यह आएगा कि तरलता समायोजन का मतलब क्या होता है, या तरलता समायोजन क्या होता है। तो तरलता समायोजन का सीधा सीधा सा मतलब है कि यह सबसे पहली बात कि आर्थिक नीति का हिस्सा है। आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है, आपके जहन में ये आ सकता है। तो आर्थिक नीति का उद्देश्य है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, और जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की बात हो रही है तो इसका मतलब है 4 ± 2 यानी कि अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% इसी के बीच में रहना चाहिए। इसी को कहा जाता है कि मुद्रास्फीति संतुलित और नियंत्रित होनी चाहिए। अब इसके लिए कार्य क्या किया जाता है, तो जब आप ये कह रहे हैं कि तरलता समायोजन, जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट इंग्लिश में कहा जाता है, इसका उद्देश्य मैंने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगर मुद्रास्फीति नियंत्रित न हो तो आरबीआई फिर मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगी। हो सकता है कि सख्त मौद्रिक नीति का प्रयोग करे, या आप कह सकते हैं उसे कठोर कह सकते हैं, या कठोर के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति विस्तारित हो सकती है या कठोर हो सकती है।
तो दोनों की जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो मैंने कहा कि तरलता समायोजन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आर्थिक समृद्धि और विकास भी बना रहे और मुद्रास्फीति भी हमारी नियंत्रित रहे। इसके लिए आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई ब्याज दरों को जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो उसको घटाता है या बढ़ाता है, और इसके माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को भी घटाता या बढ़ाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जा रहा है। अब बात आती है कि मौद्रिक नीति के संदर्भ में तो हम लोगों ने समझ लिया, मुद्रास्फीति की बात हम लोगों ने समझ ली, लेकिन मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का सीधा सा उद्देश्य ये है कि जो अर्थव्यवस्था में तरलता है, यानी कि मुद्रा की उपस्थिति आप कह सकते हैं, या मुद्रा की मात्रा कितनी है, उसी को आप सीधे कह सकते हैं कि मुद्रा की तरलता। तो तरलता को नियंत्रित करने का कार्य करता है और साथ ही साथ स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है। किसको स्थिर बनाए रखने का? तो कीमतों को स्थिर बनाए रखने का काम करता है, और जो विनिमय दर है उसको भी स्थिर बनाए रखने का काम आरबीआई इसके माध्यम से करता है। अब जो मैंने आपसे कहा कि कठोर मौद्रिक नीति या सस्ती मौद्रिक, आप ऐसे समझ लीजिए कि मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? तो मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं कि सस्ती मौद्रिक नीति या विस्तारित मौद्रिक नीति, दूसरे को कहते हैं कठोर या संकुचित मौद्रिक नीति। तो जब आप सस्ती मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके माध्यम से आरबीआई ब्याज दरों को घटा रहा है, यानी रेपो रेट का सीआरआर जिसका भी प्रयोग करेगा, खास करके रेपो रेट, ब्याज दरों को कम कर रहा है। और ब्याज दर जब कम होंगे उसका लाभ ये होगा कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि आप ऐसे कहेंगे कि तरलता बढ़ गई है, और तरलता बढ़ने का मतलब ये है कि उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा। और जब उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था में मांग की कमी थी, और मांग की कमी की वजह से, यानी कि जो बाज़ार है वहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध तो हैं लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो रही है। बिक्री नहीं हो रही है क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम है। तो ऐसी स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करके और ब्याज दरों को कम करके तरलता को बढ़ाया जाता है, और तरलता को बढ़ा करके आर्थिक मंदी की जो स्थिति है उससे बाहर निकलने की कोशिश की जाती है। तो ये आप लोगों ने संक्षेप में समझ लिया मौद्रिक नीति के बारे में। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये तो हो गई सस्ती मौद्रिक नीति। अब बात कर लेते हैं कठोर मौद्रिक नीति। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कठोर मौद्रिक नीति है, तो कठोर मौद्रिक नीति में क्या किया जाएगा? आरबीआई ऐसी स्थिति में जब उसको लगता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा है, मुद्रा ज़्यादा है, उसको कम करना है, और तरलता चूँकि ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करना है। तो ऐसी स्थिति में कठोर मौद्रिक नीति या संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग आरबीआई करती है, और इसके ज़रिए ब्याज दरों को बढ़ा देती है। ब्याज दरों को बढ़ाने का मतलब ये है कि तरलता कम हो जाएगी। जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगा, आप बाजार से ऋण कम लेंगे, बैंक से ऋण कम लेंगे, और ऋण कम लेकर के यानी कि उपभोग और निवेश व्यय दोनों ही कम हो जाएगा। जैसे मुझे मोबाइल ख़रीदना है, मुझे लग रहा है कि एप्पल का बढ़िया फ़ोन आ गया है, मुझे ख़रीद लेना चाहिए। उसके लिए ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है, बैंक आपको ऋण दे देगा और आपने एप्पल का फ़ोन खरीद लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि सस्ता था, ब्याज दर सस्ती थी, आपको ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ रहा है। फिर आपने जैसे डिमांड क्रिएट किया, तो डिमांड जब वस्तुओं की बढ़ती है और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, तो फिर इन्फ्लेशन की स्थिति होगी, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में डिमांड को कम करने के लिए, डिमांड को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है या संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। जैसा कि मैंने कहा कि ब्याज दरें बढ़ा देती है, और ब्याज दरें बढ़ाने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम हो जाती है, जिसे तरलता कम कहते हैं, क्योंकि बैंक अब आपको अधिक ब्याज दर पर कम ऋण दे पाएंगे,
और जब अधिक ब्याज दर पर कम ऋण देंगे तो आपके उपभोग और निवेश की क्षमता भी कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव विपरीत होता है। विपरीत क्या प्रभाव होते हैं उन बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी तो दो तरह की हो सकती है, या तो मॉनेटरी पॉलिसी सस्ती हो सकती है या फिर कठोर हो सकती है। दो स्थितियां हो सकती हैं। सस्ती होने का मतलब यह है कि आरबीआई ने बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा दिया है और चूंकि बैंकों को कम ब्याज दर पर आरबीआई ने खुद ऋण दिया है, आरबीआई ने जैसे बैंकों को दिया, बैंकों की साख सृजन की क्षमता बढ़ गई, यानी कि बैंक अब अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण दे पाएंगे। तो इससे दो फायदे होंगे, इसका दो परिणाम हो सकता है। पहला ये होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगी वैसे ही वो अर्थव्यवस्था में डिमांड करेंगे, ठीक है, और मनी सर्कुलेट होने लगेगी। तो यहाँ पर अब देखिए, मैंने कहा कि सस्ती मौद्रिक नीति में जो ब्याज दर है, ब्याज दर ये क्या है, कम है, और ब्याज दर कम होने का मतलब ये है कि तरलता, ठीक है, अगेन रिपीट करिएगा। चलिए, मैंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी में यहां पर दो चीजें होंगी। पहली बात, या तो सस्ती होगी या फिर कठोर होगी। अगर मान लीजिए सस्ती है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ब्याज दर, ठीक है, कम है, और ब्याज दर कम होने का मतलब यह है कि यहां अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी इसको समझ लीजिए। बढ़ेगी इस तरह से कि समय समय पर बैंकों को भी आरबीआई से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो आरबीआई उनको जब ऋण देता है तो आरबीआई को जैसी स्थिति लगती है उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट बढ़ा देता है। यानी कि आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज दर पर ऋण दे रहा है, अगर वो ब्याज अधिक ले रहा है तो बैंक भी ब्याज अधिक लेंगे, क्योंकि उनकी जो लागत है, बैंकों की लागत वो बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर सस्ती ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण दे रहा है तो बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ती ब्याज दर पर, यानी कि कम ब्याज दर पर ऋण देंगे। ब्याज दर कम है, तरलता बढ़ जाएगी, और तरलता बढ़ने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि यहां पर जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगा, और डिमांड ज़्यादा होगा तो उसकी पूर्ति के लिए निवेश भी होगा, और निवेश होगा तो बिना उत्पादन के आप डिमांड की जो आवश्यकता है या जितना डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, यानी कि ग्रोथ भी हमारी बढ़ जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि जो कठोर मौद्रिक नीति है, कठोर मौद्रिक नीति में जो ब्याज दर है, ब्याज दर ये आरबीआई ने बढ़ा दिया है, और आरबीआई जब बढ़ाया है तो बैंकों की लागत बढ़ गई है, और लागत बढ़ गई है तो इन्होंने भी ब्याज दर बढ़ा दिया है। अब बैंक ये कहेंगे कि भैया जब मुझे आरबीआई से ही महंगी ब्याज दर पर ऋण मिला है तो मैं भी आपको महंगी ब्याज दर पर ऋण दूंगा। अच्छा, ऐसी स्थिति में सोचिए जो तरलता है, तरलता, इस पर क्या प्रभाव होगा? तरलता कम हो जाएगी, क्योंकि आप ऋण कम लेंगे। अब सोचेंगे कि जो आईफोन लेना था, आईफोन बाद में लेंगे, जब ब्याज कम होगा तब लेंगे, ठीक है। तो ब्याज दर बढ़ा, तरलता कम हो गई, और तरलता कम होगी तो बताइए, आप ऐसा कह सकते हैं ना कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ये आपका नियंत्रित हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन एक समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। समस्या क्या है कि यदि सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और यदि कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग किया गया तो हमारी जो विकास दर है,
समृद्धि दर कहिए, समृद्धि दर कम हो जाएगी। यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब समस्या ये थी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी पहले आरबीआई अकेले जारी करती थी, लेकिन समय के साथ विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद क्यों और कैसा उत्पन्न हुआ? आरबीआई के जो गवर्नर हैं, ऐसा हो सकता है कि उनकी निष्ठा किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति हो सकती है। विचारधारा है, किसी की भी विचारधारा, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा का पालन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ही है आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो सरकार ने आरबीआई पर आरोप लगाया, आरबीआई ने कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग किया और यहां पर देखिए, जब कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाएगा तो ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ग्रोथ कम हो जाएगी। और यदि सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि तरलता बढ़ेगी और लोग डिमांड अब वस्तुओं और सेवाओं की ज़्यादा करेंगे। आरबीआई के गवर्नर पर सरकार ने ये आरोप लगाया कि भैया, आप जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी दल है, उसके कहने पर आप काम कर रहे हो। इन्फ्लेशन की स्थिति कुछ थी नहीं, महंगाई की स्थिति कुछ थी नहीं, और आपने क्या कर दिया? कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग कर दिया। और कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करने की वजह से जो ग्रोथ है ये प्रभावित हो गया। आप लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और चूंकि ग्रोथ नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो सरकार है उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आपके समय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट प्रभावित हो रही थी। तो जब आरबीआई पर ये आरोप लगा तो बात तो सही थी, ऐसा हो सकता है। फिर समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई समितियां गठित की गईं। समितियां कौन कौन सी थी? तो वाईवी रेड्डी समिति वर्ष 2002 में गठित की गई थी, इन्होंने सुझाव दिया था। तारापुर समिति 2006 में गठित की गई थी। उससे पहले पारस मिस्त्री समिति भी 2004 में गठित की गई थी। फिर रघुराजन समिति भी गठित की गई थी, और रघुराम राजन समिति 2009 में गठित की गई थी। उसके बाद उर्जित पटेल समिति 2013 में गठित की गई। और जब ये समितियां गठित की गई, वहाँ से मौद्रिक नीति समिति की बात आई कि एक समिति निर्णय लेगी कि रेपो रेट को बढ़ाया जाना चाहिए या रेपो रेट को घटाया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में क्या वास्तव में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जहां पर हमें कठोर मौद्रिक नीति की आवश्यकता है या हमें विस्तारित मौद्रिक नीति की आवश्यकता है। तो मौद्रिक नीति समिति इसका निर्णय लेगी, जिसमें 6 व्यक्ति होंगे। सवाल ये है कि भारत में जो मौद्रिक नीति समिति बनाई गई, ये भारत की देन है या कहीं से हमने लिया है? जैसा कि संविधान में जो कई प्रावधान हैं, हम लोगों ने विश्व के अन्य संविधानों से लिया है। दरअसल अमेरिका का एक फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, और उसी कमेटी के तर्ज पर भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी। इस कमेटी में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 जो होते हैं ये सदस्य आरबीआई के तरफ से होते हैं, आरबीआई, और जो 3 सदस्य होते हैं वो गवर्नमेंट के तरफ से होते हैं, और तीनों ही अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं। इसमें जो होते हैं गवर्नर होते हैं, गवर्नर के अलावा एक उप गवर्नर होते हैं। उप गवर्नर के अलावा इसमें एक और व्यक्ति होता है, यानी कि केंद्रीय बैंक के द्वारा नामित कोई अधिकारी हो सकता है। तो 3 व्यक्तियों को हम लोगों ने देख लिया आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, यानी कि सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये तीनों मिलकर के 6 व्यक्ति मिलकर के डिसीजन लेंगे कि क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हैं जिसको ध्यान में रख करके हमें कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करेंगे तो ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये कैसे किया गया? तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है, आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया। आरबीआई एक्ट में संशोधन करके धारा 45 ZB शामिल किया गया, और उसी के तहत ये प्रावधान किया गया।
इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और इनके द्वारा जो सुझाव दिया जाता है उस सुझाव को 14 दिन के बाद सार्वजनिक कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि सार्वजनिक क्यों किया जाता है? इसका मतलब ये है कि ये जो 3 अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, अगर इन्होंने कोई गलत तर्क दिया होगा और गलत तर्क देकर के बताया होगा कि कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए या विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था में इस देश में या विश्व में भी तमाम अर्थशास्त्री हैं, इनके तर्क और इनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। तो आलोचना होगी तो ये अपनी इमेज को ध्यान में रखेंगे, अर्थात कोई भी कुतर्क नहीं कर सकते। जो भी ये डिसीजन लेंगे वो तार्किक होगा और आंकड़ों पर आधारित होगा, यानी कि फैक्ट एंड फिगर पर आधारित होगा। एक तो ये बात है। यहां पर जो निर्णय लिया जाता है बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। बहुमत यानी कि मान लीजिए कि 3 सदस्य पक्ष में हैं कि कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करना चाहिए, 3 सदस्य ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बराबर यानी कि 50-50 की स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो सभी को समान मत देने का अधिकार है, यानी कि एक एक मत देने का अधिकार है। यहां पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है, तो 3 व्यक्ति हैं 3 मत है, 3 व्यक्ति हैं 3 मत है। लेकिन आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर को एक अधिक यानी कि दूसरा मत, आप ऐसे कह सकते हैं कि निर्णायक मत देने का अधिकार है मत बराबर होने की स्थिति में। ठीक है, जो इसकी बैठकें होंगी वर्ष में 4 बैठकें होंगी और कम से कम 4 सदस्य इसमें उपस्थित होंगे, तभी जाकर के बैठक हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप लोगों ने मौद्रिक नीति समिति के बारे में समझ लिया कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। अब यही चीजें आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होंगी कि यहां पर कहा गया है कि आरबीआई के गवर्नर ने दिसंबर में हुए मौद्रिक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके निर्णयों को साझा किया है, उसकी घोषणा की है। यानी कि मौद्रिक नीति समिति में अब कोई एक व्यक्ति नहीं है डिसीजन लेने वाला, और अब आरबीआई के गवर्नर पर कोई आरोप नहीं लग सकता कि आपने विपक्ष के कहने पर काम किया है और इससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार कह सकती है, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऐसे निर्णय लिया जा रहा है। अब इन बातों को समझिए। यहाँ पर एक और बात है जो मैंने आप लोगों से कहा था कि रेपो रेट को उतना ही रखा गया है, 11वीं बार इसमें वृद्धि नहीं की गई है। तो अब रेपो रेट के बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि आरबीआई ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कमी। तो अनुमान में कमी क्या कहा गया है? चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 7.4% से घटा करके 6.8% कर दिया गया। आरबीआई के गवर्नर के अनुसार ये कहा गया है कि केंद्रीय बैंक का पूरा फोकस जो है महंगाई को कंट्रोल में रखना है। तो इससे पहले एक क्लास आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, अगर वो क्लास देखा होगा तो ये सारी चीज़ें चूँकि आपस में कोरिलेटेड हैं तो वो समझ में आ जाएंगी। अब बात आती है कि यहाँ पर यदि रेपो रेट बढ़ता है तो उसका प्रभाव क्या होगा और रेपो रेट होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये मैं लिख करके भी बता सकता था, लेकिन समय की बचत हो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। इसको यहाँ पर लगाया गया है। रेपो रेट का मतलब ये है कि वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर आरबीआई जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को वैध प्रतिभूतियों के आधार पर, जो प्रतिभूतियां हैं यानी कि सिक्योरिटी, वैध प्रतिभूतियों के आधार पर अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है या ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। अब हुआ क्या कि ये है आरबीआई, ठीक है, और ये है बैंक। बैंक को आवश्यकता पड़ी तो बैंकों का बैंकर है तो ये क्या करेगा, ये इनको ऋण उपलब्ध कराएगा। ऋण उपलब्ध कराएगा तो ये इस पर ब्याज दर तो लेगा, और जब ब्याज दर लेगा तो हो सकता है कि ये अधिक हो या हो सकता है कम हो। अगर ब्याज दर अधिक है तो बैंक का भी प्रोसेस वही होगा जो पहले मैं बता चुका हूँ। ये बात अब यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, या तो रेपो रेट में वृद्धि होगी या रेपो रेट में कमी होगी। अब उसका प्रभाव क्या होगा देखिए।
अगर रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो बैंक का जो ब्याज दर है वो बढ़ जाएगा। ब्याज दर बढ़ने का मतलब ये है कि यहां अब लोग ऋण कम लेंगे तो फिर क्या होगा, तरलता में कमी आएगी। तरलता में कमी के साथ साथ उपभोग और निवेश व्यय में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि तरलता कम है, लोगों को ब्याज अधिक लग रहा है, इसलिए बैंकों से ऋण नहीं ले रहे हैं। फिर जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, तो इसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने ऋण नहीं लिया है, लोगों की परचेजिंग पावर अभी कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में समझिए जो समृद्धि दर है, समृद्धि दर में भी कमी आ रही है। अब मान लेते हैं जो रेपो रेट है उसमें कमी आती है, वैसी स्थिति में क्या होगी, रेपो रेट में कमी होगी तो बैंक का जो ब्याज दर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज यहाँ से कम लिया गया है। बैंक को भी लग रहा है कि हाँ भैया ठीक है, आरबीआई ने ब्याज दर कम लिया है, मैं भी कम ब्याज दर पर अधिक ऋण दूंगा और उससे मेरी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, मनी मेक्स मनी, उसका प्रयोग करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर रेपो रेट यानी रेपो दर में कमी की जाती है तो तरलता में वृद्धि होगी, क्योंकि अब चूंकि ब्याज दर कम है तो आप ज़्यादा ऋण ले सकते हैं। कहेंगे कि आईफोन की आवश्यकता थी, मन कर रहा था, इस बार आईफोन ले ही लेता हूँ, आपने ले लिया। और जब तरलता बढ़ी तो आप आईफोन ले रहे हैं, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड कर रहे हैं ना, बाजार में जाकर के खरीदेंगे, कहेंगे कि भैया मुझे आईफोन चाहिए, तो वो आप डिमांड ही तो कर रहे हैं। और डिमांड करेंगे तो उसकी सप्लाई के लिए निवेश तो करना पड़ेगा। जो भी कंपनी जिस भी कंपनी का फ़ोन लेंगे उस कंपनी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन करेगा यानी कि अब यहाँ पर बताइए उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो यहाँ देखिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिमांड अब ज़्यादा हो गई है। ब्याज दर कम होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। परचेजिंग पावर बढ़ गई है, मुझे भी लग रहा था, मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, आपको भी लग रहा है कि आईफोन होना चाहिए, चलो एक काम करते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं, आईफोन ले आते हैं। 4-5 लोग ऐसे ही पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हो गई और मूल्य में वृद्धि हो गई, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया। लेकिन जो समृद्धि दर है, बताइए समृद्धि दर, इस पर क्या होगा, यहां चूंकि कमी हुई है, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब एक बात और आप लोगों को समझना है, मैंने आप लोगों से कहा था सीआरआर के बारे में, तो सीआरआर को भी समझ लेते हैं। सीआरआर का मतलब क्या होता है, यहां पर कहा गया है कि सीआरआर में कमी की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। साथ ही इसी के साथ बैठक में बैंकों के सीआरआर में कमी की गई है। कितना, तो पहले 4.5% था, इसको 4% कर दिया गया है। फिर ये कहा गया कि सीआरआर में हुए 0.50% की कटौती से बैंकों को लाभ होगा, क्योंकि इस कटौती के बाद बैंकों के सिस्टम में इतने करोड़ रुपए अतिरिक्त कैश आएंगे, और जैसे जैसे बैंकों में कैश बढ़ेगा उनकी ऋण देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो रेपो रेट तो स्थिर है, रेपो रेट के बारे में आपने समझ लिया। अब जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको समझ लीजिए, सीआरआर। जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में या नगद के रूप में रखना होता है, ये अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कि इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(1) में ये प्रावधान है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा कैश के रूप में रखना है। पहले कितना था, 4.50%, अभी इसको कम कर दिया गया है। तो बताइए बैंक के पास, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए समझने के लिए, मैंने कहा कि 100 रुपये है और 100 रुपये उसका एनडीटीएल है। एनडीटीएल ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए समय चाहिए, और चूंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए मैं उसको अभी स्किप कर रहा हूँ, किसी अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी उसका 4% अब रखना अनिवार्य है। रखेगा कहाँ पर, तो बैंक रखेंगे आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई बैंकों को इस पर कोई ब्याज नहीं देती है।
बैंक के पास 100 रुपये है, उस 100 रुपये में से ये कहा गया कि 4% इसका आप आरबीआई के पास कैश में रख दीजिए, ताकि अगर कभी आपको कैश की आवश्यकता पड़े किसी भी आपातकालीन स्थिति में, तो आप आरबीआई से उस कैश को ले सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो का 2 औचित्य है। इसका मतलब ये है कि इसका 2 उद्देश्य है। एक तो ये है कि जो मुद्रास्फीति है उसको कम करना, बैंकों की साख सृजन क्षमता को भी कम करना। अब साख सृजन क्षमता, बैंक अपनी एसेट और लायबिलिटी के बीच साख सृजन कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं गया बैंक में, कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं डिपॉजिट करना चाहता हूं, एफडी करना चाहता हूं, फिक्स डिपॉजिट। बैंक ने डिपॉजिट स्वीकार कर लिया और बैंक ने यह कहा कि मैं आपको 7% की ब्याज दर से आपको ब्याज दूंगा। अब दूसरा व्यक्ति, जैसे आप आए, आपने कहा बैंक से कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ अपनी फैक्ट्री शुरू करना है, कुछ काम शुरू करना है, स्टार्टअप करना है मान लीजिए। तो आपने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बैंक ने आपको 5 लाख रुपए दे दिया और आपसे कहा कि इस पर मैं आपसे 9% का ब्याज लूंगा। तो आरबीआई ने, जो मैंने आरबीआई में फिक्स डिपॉजिट किया है, वो आरबीआई के लिए लायबिलिटी है, यानी कि देयता है। भविष्य में न केवल मूलधन बल्कि उसका ब्याज भी पूरा मुझे लौटाना है। कौन लौटाएगा? बैंक लौटाएगा। अब दूसरी बात सोचिए, जो आपने ऋण लिया है बैंक से, वो बैंक को आप मूलधन प्लस ब्याज के साथ लौटाएंगे। तो यहां दोनों के बीच में, यानी कि अपनी एसेट और लायबिलिटी के मध्य बैंक ने लाभ कमा लिया, यानी कि साख सृजन कर लिया। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास जितना पैसा बचेगा उतना अधिक ऋण दे पाएगा और उतना अधिक ऋण देने के साथ साथ उसकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। तो एक तो इसके माध्यम से बैंक की साख सृजन क्षमता को कम कर लिया। दूसरी चीज, जो बाजार में या अर्थव्यवस्था में कहिए लिक्विडिटी जो बढ़ी हुई थी, उस लिक्विडिटी को आरबीआई ने सोख लिया, कम कर दिया। तो 2 स्थिति आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको समझिए। यह कहा जा रहा है कि यदि नगद आरक्षित अनुपात, इसको मैं ऐसे कह रहा हूं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, अगर इसमें वृद्धि हो तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाएगी। और यदि इसके साथ साथ जो तरलता है वो भी कम हो जाएगा। बाजार में अब पैसा, जो बैंक हैं वो कम ऋण दे पाएंगे, उनके पास पैसा कम हो गया, यानी कि वो कम ऋण देंगे। कम ऋण देंगे तो उनकी तरलता बाजार में, अब मुद्रा का प्रवाह बाजार में कम हो गया, तरलता कम हो गई। जो बैंक का ब्याज दर है ये बढ़ गया, ठीक है। जो उपभोग और निवेश व्यय है इसमें भी कमी आ गई, क्योंकि अब जब ऋण मिल नहीं रहा है तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा, और ऋण मिल रहा है तो अधिक ब्याज दर पर मिल रहा है। जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जब डिमांड खरीदार ही नहीं है और वस्तुएं पड़ी हुई हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो व्यापारी है वो सोचेगा कम मूल्य पर इनको बेच दिया जाए। ये बात आप लोगों ने समझ लिया। यदि कैश रिजर्व रेशियो में कमी किया जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों की जो साख सृजन क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बैंक जैसे 4%, 4.5% था, अब 4% कर दिया गया है, यानी कि आधे प्रतिशत का बैंकों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। फिलहाल जैसे ही इसमें कमी की गई, यानी कि अब बैंकों की साख सृजन क्षमता, बैंकों के पास अब पैसा ज्यादा बचा हुआ है एनडीटीएल का, और ज्यादा बचा हुआ है, इसका मतलब इनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। और चूंकि कम ब्याज दर पर बैंक अब ऋण अधिक दे पाएंगे तो अर्थव्यवस्था में तरलता भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो बैंक ब्याज दर है, कमी है तभी तो बढ़ पा रहा है, ठीक है। उपभोग और निवेश व्यय में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं भी सस्ती ब्याज दर पर ऋण ले रहा हूं, आप भी सस्ती ब्याज दर पर ऋण ले रहे हैं, और ऋण ले करके हमने आईफोन खरीदना शुरू कर दिया है। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब एक बात आप लोगों से मैंने ये कहा था, मैंने 2 बातें, ठीक है, और दूसरा, ठीक, ये 2 बातें थी।
इन दोनों को समझ लेते हैं। जो SDF है इसको UDF भी कहा जाता है। अब इसको समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको, तो जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक RBI के पास अपनी अतिरिक्त तरलता, RBI के जो बैंक हैं, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचा है, उन्होंने ज़्यादा कमाया है, तो जो अतिरिक्त तरलता है वह सभी RBI के पास नगदी के रूप में रखते हैं। और RBI क्या करता है, इसके लिए कुछ भी जमानत नहीं देता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि RBI ये कहता है कि भैया जो आपके पास अतिरिक्त तरलता है आप मेरे पास रख दीजिए, लेकिन उसके बदले मैं आपको कोई जमानत नहीं दूंगा। तो कोई जमानत नहीं दिया जाता है, इसलिए इसे SDF कहा जाता है, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझ लिया, यानी कि सीमांत या अनाधिकृत सुविधा। ठीक है, अब बात होती है कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो उर्जित पटेल समिति गठित की गई थी 2014 में, उन्होंने सुझाव दिया था। सुझाव देने के बाद 2018 से SDF की शुरुआत हुई। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं MSF के बारे में। तो MSF क्या है? MSFR यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसे हिंदी में सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है। अब ये क्या है? यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI जो वाणिज्यिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंकों को ओवरनाइट के लिए, यानी कि रात भर के लिए आप कह सकते हैं, ओवरनाइट के लिए ऋण देता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि अब बैंक क्यों ले रहे हैं, बैंकों को ऐसी आवश्यकता पड़ गई है इसलिए बैंक ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि बैंकों को आपातकालीन स्थिति में उनकी मदद करना और स्थिरता बनाए रखना, तरलता की समस्या को दूर करना। इसे कब शुरू किया गया? 2011 में शुरू किया गया था RBI के द्वारा। तो दोनों को आप लोगों ने समझ लिया। ये बताने का मतलब ये था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि दोनों को स्थिर रखा गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट जो फैसिलिटी रेट है इसको भी स्थिर रखा गया है, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है इसको भी स्थिर रखा गया है। साथ ही साथ जो रेपो रेट है वह भी स्थिर रखा गया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, इन बातों को समझने के बाद यहाँ पर बात आती है कि कितनी रह सकती है महंगाई दर। तो क्या क्या इसके बारे में कहा गया? चालू वित्त वर्ष, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च जो चालू वित्तीय वर्ष है, ये फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने बताया। महंगाई दर 4.8% रह सकती है। चालू वित्त वर्ष की जो तीसरी तिमाही है उसमें कहा गया है कि 5.7% रह सकती है। जो चौथी तिमाही है उसमें कहा गया है कि 4.6% रहने का अनुमान है। और अगले वित्तीय वर्ष में कहा गया है कि जो अगले वित्तीय वर्ष की जो पहली तिमाही होगी उसमें 4.6% महंगाई दर रह सकती है, जबकि दूसरी तिमाही दर में 4% का अनुमान है, यानी कि 4% महंगाई दर रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। कुछ बातें मैंने ओरली बताया, उसके लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड वर्क नहीं किया, समय बचाने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि आप भले ही कॉन्सेप्ट आवश्यक हो, आप लोग जल्दी देखने की हिमाकत नहीं करते। आपको चाहिए कि शॉर्ट में सारी चीज़ें आ जाए। तो शॉर्ट में सारी चीज़ें नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं कंटेंट से समझौता होगा। इसलिए अगर वीडियो लंबी हो तो भी आप इसे पूरा अवश्य देखें। चलिए, आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही इकोनॉमी के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हैं उनको लेकर के मैं डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।